तो देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको पेडिग्री में मेल और फीमेल के सिंबल्स वगैरह बता दिए थे, और बाकी मैंने आपको ये भी बता दिया था कि कैसे कैसे सिंबल्स का हम लोग यूज करते हैं, और मैंने आपको हीमोफीलिया बता दिया था ना। तो हीमोफीलिया की अगर पेडिग्री हमें बनानी हो तो पेडिग्री क्या होता है कि जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जीन का ट्रांसफर कैसे होता है या किसी कैरेक्टर कैसे होता है उसको ट्रैक करना, उसका चार्ट बनाना, दैट इज पेडिग्री। एग्जाम्पल के तौर पे मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा, मैं कई सारे केसेस पहले आपको बता देता हूँ तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि हीमोफीलिया की हम बात करते हैं तो हीमोफीलिया की हम पेडिग्री देखते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक सबसे पहले लेते हैं, एक मेल जो है, मेल नॉर्मल है, ठीक है, उस बंदे को डिजीज नहीं है ना, उसकी मैरिज हो जाती है एक फीमेल से, ठीक। थोड़ा सा इसको और साइड में करते हैं ताकि मैं इसी तरह यहीं पे पेडिग्री भी आपको बना के बता दूंगा। तो मैंने आपसे ये कहा कि एक मेल है एंड दिस मेल इज नॉर्मल, ये एक नॉर्मल आदमी है। तो हीमोफीलिया का जीन सेक्स लिंक्ड होता है क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम में पाया जाता है, तो इसीलिए हम एक्स और वाई की बात करेंगे, ठीक है। तो मेल जब नॉर्मल है तो वो होगा एक्स और वाई, और यहीं पे फीमेल जो है, फीमेल वो डिजीज्ड है। फीमेल की जगह आप मदर भी लिख सकते हो। अब फीमेल अगर डिजीज्ड है तो वो होगा एक्स एच और एक्स एच, है ना। अब देखिए, अब जब हम बात करते हैं तो पहले इस एक्स को अब हम 4 बच्चों में देखते हैं जेनेटिक्स के थ्रू, जैसे हम जेनेटिक्स में करते हैं, इसको इस एक्स क्रोमोसोम को इससे क्रॉस कराया जाएगा, और फिर जो दूसरा वाला एक्स क्रोमोसोम है उसको भी हम इस एक्स क्रोमोसोम से क्रॉस करवा देंगे, हाँ। और हम देखते हैं कि इसका वो क्या आता है, ऑफस्प्रिंग्स क्या बनेंगे। अब देखो जिसके ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, हाँ, तो ऑफस्प्रिंग्स होंगे जाकर के एक्स और एक्स एच, है ना। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मतलब एक एक्स के ऊपर हीमोफीलिया का जीन है, दूसरे के ऊपर नहीं है, तो ये कौन होगा, दिस विल बी डॉटर, है ना। तो ये डॉटर होगी, और कैसी डॉटर होगी, इसको हीमोफीलिया नहीं होगा, ये कैसी होगी, कैरियर। तो ये जीन्स को कैरी करेगी लेकिन इसको हीमोफीलिया नहीं होगा। दूसरा एक्स और एक्स एच, दूसरा कॉम्बिनेशन भी यही है, एक्स और एक्स एच, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये भी दूसरी क्या होगी, दिस इज डॉटर, है ना, और ये डॉटर जो होगी ये भी कैसी होगी, ये कैरियर होगी। तो हम कह सकते हैं कि 100% जो डॉटर होंगी वो कैरियर होंगी इस केस में, है ना, सभी डॉटर कैरियर होंगी। अब आ जाते हैं दूसरे वाले में, वाई वाले क्रॉस में, है ना। अब इस वाले वाई को हमने पकड़ा और इस एच से करवा दिया क्रॉस, इससे करा दिया, फिर से इस वाई को हमने पकड़ा और इस वाले से क्रॉस करा दिया, है ना, इस वाले से, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसका जो आउटकम आएगा, इसका आउटकम क्या होगा, एक्स एच और वाई, मतलब ये सन है और ये कैसा है, डिजीज है, ठीक है। दूसरा भी क्या है, एक्स एच और वाई, ये भी क्या है, ये सन है और ये डिजीज है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं 100% डॉटर जो होंगी दे विल बी कैरियर, ठीक है, और जो 100% सन होंगे दे विल बी डिजीज। क्लियर है। अब अगर ये कहा जाए कि इसमें से एक ये सन था, है ना, तो इस अब ऐसे कहा जाए कि एक मेल था और एक फीमेल था, मेल नॉर्मल था और उसकी मैरिज एक नॉर्मल एक डिजीज फीमेल से हो गई, उनके 4 बच्चे हुए या 3 बच्चे हुए, और उसमें जो सन था उस सन की मैरिज कर दी जाती है एक ऐसी गर्ल के साथ में जो कि कैसी है, नॉर्मल है, एक्स एक्स और एक्स एक्स, और उसके भी 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है। तो लड़की का जीनोटाइप क्या होगा, लड़की कैसी होगी, ठीक है। अब देखो, अब हम इसका भी निकाल लेते हैं, है ना। अब इसका हम जब निकालेंगे तो अब देखिए, एक्स एच और एक्स, तो पहला हमारा क्या आएगा, एक्स एच और एक्स, मतलब ये लड़की होगी, गर्ल होगी, डॉटर होगी,
और डॉटर कैसी होगी, कैरियर होगी। दूसरा फिर हम क्या करते हैं, इस एक्स को इस एक्स से वो करते हैं एक्स एच और एक्स, मतलब दूसरी भी जो लड़की होगी ये मतलब डॉटर, ये दूसरी डॉटर भी कैरियर होगी। अब देखो यहां पर क्या होगा, एक्स वाई और दूसरा भी क्या होगा, एक्स वाई। जितने भी लड़के होंगे दोनों सन क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, दूसरा भी सन क्या होगा, नॉर्मल होगा, है ना। तो अब वो क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि क्वेश्चन ये पूछा गया कि एक मेल की मैरिज फीमेल से होती है, मेल नॉर्मल था और फीमेल डिजीज थी। उनकी जो बेटी होती हैं, उनके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में एक बेटी की शादी, अब एक बेटी कौन सी है, बेटी कैरियर है, एक बेटी की शादी एक बेटे की शादी, सॉरी एक बेटे की शादी जो कि डिजीज है, उसकी शादी एक नॉर्मल फीमेल से हो जाती है, उसकी बेटी कैसी होगी, कैरियर होगी। अब इसी को मुझे पेडिग्री में शो करना है ना। अब मैं पेडिग्री में कैसे शो करूंगा, देखिए अब मैं इसको पेडिग्री में कैसे शो करूंगा, मेरी बात को समझिएगा। अब वो ये कह रहा है कि एक मेल है जो कि नॉर्मल है, तो मेल है ये नॉर्मल है, तो पेडिग्री में मैं ऐसे शो करूंगा, ये मेल है ये नॉर्मल है, इसकी मैरिज हो जाती है एक फीमेल से और वो फीमेल कैसी है, डिजीज है, तो मैं डिजीज फीमेल को ऐसे शो करूंगा। अगर कैरियर डॉटर के क्रॉस नॉर्मल मेल से होता है, हाँ तो वही हुआ ना, देखो ना कैरियर, अच्छा कैरियर डॉटर वो भी करके अभी दिखाता हूँ, एक मिनट रुकना प्रांजल, है ना। इसकी मैं पेडिग्री आपको बताता हूँ, मैं आपका आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। आप एक मिनट होल्ड कीजिए और मुझे याद दिलाई जैसे मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। वो केस भी करके देखते हैं, अगर डॉटर का नॉर्मल से होता है तो देखते हैं। तो अभी क्या है कि इसकी हम लोग मैरिज करवा देते हैं, अब इसकी मैरिज हो गई, ठीक है। अब हमें ये पता लगा, अब जनरेशन दिखाएंगे, ये वाली जनरेशन दिखाना है, तो नेक्स्ट जनरेशन हम लोग कैसे दिखाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन हम लोग ऐसे दिखाते हैं, वर्टिकल लाइन से, है ना। वर्टिकल लाइन दिखाएंगे और अगली जनरेशन में क्या है, कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो अगली जनरेशन में 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, ठीक है। इसके जो बेटियां हैं वो कैरियर हैं, तो अब क्या किया जाएगा, अब देखो बेटियां हैं वो कैरियर हैं, है ना, बेटियां कैरियर हैं, तो अब कैसे दिखाया जाए इसको, बेटियां जब कैरियर हैं तो ये दोनों बेटियां हैं और दोनों ही बेटियां कैरियर हैं, इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। दोनों बेटियां कैरियर, एक ये बेटी कैरियर हो गई, दूसरी ये बेटी, ये भी बेटी कैरियर, है ना, दोनों बेटियां कैरियर हैं। 2 बेटे हैं और दोनों ही बेटे डिजीज हैं, 2 बेटे हैं और दोनों ही बेटे इसके डिजीज, 2 बेटे हो गए और दोनों ही बेटे डिजीज, तो ये हमारा पेडिग्री चार्ट बन गया। अब पेडिग्री चार्ट में ये तो जनरेशन हो गई, ये पेरेंटल ऊपर वाली आपकी पेरेंटल जनरेशन थी, दिस वाज P1 जनरेशन पेरेंटल, ये जनरेशन थी F1 जनरेशन। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है F2 जनरेशन से, वो ये कह रहा है कि इसका एक जो बेटा है उसकी शादी एक नॉर्मल फीमेल से हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, ये इसका बेटा है, इसकी शादी करवा देते हैं एक नॉर्मल फीमेल से, तो जब नॉर्मल फीमेल से करवाते हैं तो ऐसा है, अब इसकी मैरिज हो जाती है एक नॉर्मल फीमेल से, इसकी मैरिज हो गई नॉर्मल फीमेल से। अब हम इनकी पेडिग्री बनाएंगे, जब इनकी पेडिग्री बनाएंगे तो अगली जनरेशन की बात करेंगे। अब देखो अब अगली जनरेशन बना लेते हैं। अब क्वेश्चन ये कहता है कि इसके जो बच्चे होंगे, है ना, उनमें से इसकी बेटी कैसी होगी, ठीक है। अब देखो इसके भी हम लोग 4 बच्चे बना लेते हैं, 4 बच्चे बना लिए। अब हमने देखा कि इसकी ये बेटी कैरियर है, ये भी, दोनों बेटियां इसकी कैरियर हैं, 4 बच्चे बना लेते हैं। 4 बच्चों में 2 बेटियां हैं और दोनों बेटियां कैरियर हैं, दोनों बेटियां कैरियर है और जो इसके सन है वो सन नॉर्मल है।
बोर्ड में आपसे क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाएगा, ये पेडिग्री चार्ट बनाने के लिए दिया जाएगा, और जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसमें क्या कहते हैं नीट में, तो नीट में आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिया होगा जैसे मैंने आपसे पूछा कि बेटी का जीनोटाइप क्या होगा, ठीक है, तो डायग्राम दिए होंगे और आपको बताने होंगे। बेटी तो आंसर आएगा बेटी कैरियर, ये वाला डायग्राम होगा इसका आंसर, ठीक है। तो दिस इज द पेडिग्री चार्ट टिल F2, समझ आया? हाँ वो मैं अभी बता रहा हूँ प्रांजल। सब लोगों को समझ में आया? प्लीज बताइए जल्दी से, समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? ठीक है, जीशान का कहना एक बार रिपीट कर दो। चलो भाई, मैंने आपसे बोला कि आप क्वेश्चन ये लिख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन लिख लीजिए। अ नॉर्मल मेल, ताकि आपको समझ में तो आए आपने किया क्या। अ नॉर्मल मेल गॉट मैरिड विद अ हीमोफिलिक फीमेल। They have 4 children. Their son got married with a normal female. They have 2 daughters and 2 sons. What will be the genotype of granddaughter? तो देखिए जीशान जी, मैंने ये नॉर्मल मेल था, इसकी शादी एक डिजीज फीमेल से हो गई, तो मैंने आपको बताया था कि डिजीज की कंडीशन तभी होगी जब हीमोफीलिया का जीन दोनों एक्स क्रोमोसोम में होगा। इस एक्स को इससे क्रॉस कराया तो हमारा जीनोटाइप है XH और X, ये डॉटर होगी और कैरियर होगी। फिर इसको इससे क्रॉस कराया XH डॉटर होगी कैरियर होगी, तो 2 डॉटर हुई, दोनों डॉटर कैरियर है, तो मैंने लिख दिया 100% जो डॉटर है वो कैरियर है, उनको खुद को बीमारी नहीं होगी लेकिन वो बीमारी को अगली जनरेशन में लेकर के जाएंगे। Y got crossed with X and this Y also got crossed with this X, तो XH और Y मेल के बाद एक ही क्रोमोसोम होता है एक्स क्रोमोसोम, इसीलिए अगर इस पे हीमोफीलिया का जीन है तो ये डिजीज होगा, तो ये बीमार होगा सन, इसको हीमोफीलिया होगा और इस वाले सन को भी हीमोफीलिया होगा। फिर क्वेश्चन ये कहता है अ सन गॉट मैरिड विद नॉर्मल फीमेल, इस सन की जो इसका बेटा है इसकी शादी एक नॉर्मल फीमेल से हो जाती है। अब इसमें क्रॉस करवाते हैं, इसमें जब हमने क्रॉस करवाया तो हमने देखा कि इस एक्स का क्रॉस करवाया इस वाले एक्स के साथ में, तो हमारा है XH और X। फिर हमने इसका क्रॉस कराया इस वाले के साथ में, फिर हमारा आया XH और X, ठीक है। डिजीज कैसे हुआ? जब फीमेल को जीनोटाइप XXH और मेल का भी यही है। क्या डिजीज कैसे हो? किसकी किसकी बात कर रहे हो डिजीज? अरे भाई इसका लास्ट क्लास में आप थे कि नहीं थे? मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया हुआ था, देखिए मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया हुआ था, देखिए कि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, इसका मतलब लास्ट क्लास में आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ये जो बीमारी है हीमोफीलिया की, ये ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, तो फीमेल अगर फीमेल के दोनों क्रोमोसोम में होगा तब ये डिजीज होगी,
अगर फीमेल के सिर्फ एक क्रोमोसोम में है तो ये कैरियर होगी, लेकिन मेल के पास एक ही क्रोमोसोम होता है, तो मेल के पास अगर इस क्रोमोसोम में डिजीज है तो ये डिजीज होगा। मेल कभी भी कैरियर नहीं हो सकते, फीमेल कैरियर हो सकती है क्योंकि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है। तो मैंने आपको बताया था कि फीमेल में बीमारी तभी हो सकती है जब इसके 2 क्रोमोसोम में हो। तो फीमेल में मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम है, उसमें डिजीज का जीन है, इसका मतलब मेल डिजीज होगा। लेकिन फीमेल को बीमार होने के लिए फीमेल के दोनों क्रोमोसोम में हीमोफीलिया का जीन होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अयान, क्लियर है बेटा? ओके। हाँ तो अच्छा, तो रुको, मैं ये बता रहा था, पूरी कहानी रिपीट कर रहा था। तो अब देखो, देखते जाना जीशान। फिर हमने क्या किया, इस वाई को इससे करवाया और इस एक्स क्रोमोसोम से करवाया, नॉर्मल सन। फिर इसको हमने क्रॉस कराया इससे, नॉर्मल सन। तो दोनों सन नॉर्मल है, मैंने लिखा 100%, सॉरी दोनों सन डिजीज हैं। तो मैंने मतलब हीमोफिलिक मदर रहेगी तो उनके सन को डिजीज होगी, पक्का राइट। और फादर को डिजीज होगी तो डॉटर कैरी होगी, राइट, बिल्कुल सही है। एक बात जान लो, बेटों में जो बीमारी आती है ना, बेटों में जो बीमारी आती है वो 99% मदर से आती है। जितनी जेनेटिकल डिजीज होती है वो 99% मदर से आती है। तो देखो यहां पर क्या हुआ, 100% ये दोनों सन नॉर्मल है और ये दोनों ही जो डॉटर है ये कैरियर है। अब मैंने इसको पेडिग्री में दिखाया, पेडिग्री चार्ट में मैंने, हम मेल को इससे दिखाते हैं तो मेल नॉर्मल है, ऐसे दिखा दिया, खाली बॉक्स दिखा दिया। फीमेल डिजीज है तो बॉक्स को कलर्ड कर दिया। दोनों की मैरिज ये लाइन रिप्रेजेंट करती है, ये लाइन अगली जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए आगे क्या है, 4 इसके बच्चे हुए, 4 बच्चे हमने बना दिए। 4 में 2 लड़कियां, लड़कियों ये गोल वाला बना दिया, लड़कियां कैरियर है तो मैंने गोले को आधा कलर्ड किया, लड़कियां कैरियर है। फिर क्या है, दोनों जो सन है वो डिजीज हैं, तो मैंने इसीलिए इस पूरे बॉक्स को, चौकोर बॉक्स को पूरे को कलर्ड कर दिया। मतलब कि इसका, इस कलर्ड बॉक्स का मतलब है दोनों लड़के जो है डिजीज हैं। इसकी शादी एक नॉर्मल फीमेल से हुई, ये मैंने गोला बनाया और गोला जो रिंग बनाई ये खाली बनाई, ये वैकेंट रिंग है, मतलब ये नॉर्मल फीमेल है। फिर ये मैरिज की लाइन है, ये वाली लाइन जो है ये मैरिज की लाइन रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद दोनों की शादी के बाद ये 4 बच्चे हुए, तो ये अगली जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है, F2 को। ये चारों बच्चे हुए, चारों बच्चों में फिर से देखिए दोनों लड़कियां कैरियर हैं, तो डॉटर मैंने बनाई, गोल्ड रिंग बनाई और आधी आधी कलर कर दी, मतलब दोनों कैरियर हैं। दोनों बच्चे लड़के नॉर्मल हैं, तो मैंने ये दोनों का ये बना दिया वैकेंट वाला चौकोर। क्लियर है भाई? जिशान समझ में आया? क्लियर है भाई सब लोगों को? द्रक्षा, फाकिया, यस सर। ठीक है, ओके, नोट कर लिया सबने? आयान क्लियर है योर डाउट? नो सर, क्लियर है। ठीक है, तो अब देखिए अगले अगले में चलते हैं, नेक्स्ट वाले में। जीशान नो सर का मतलब? जीशान नहीं समझ में आया? मतलब डायग्राम नहीं हुआ है? पूरा लिखो मेरे भाई, तुम बताओ तो क्या नहीं हुआ है? लिखा नहीं कि क्लियर नहीं है? अच्छा, ओके, ऐसा लिखा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, लिखो 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 लिखो। देखो ये आपको पेडिग्री आनी चाहिए, पेडिग्री से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पक्का नीट में आएगा, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं। अब मेरे से किसने क्वेश्चन पूछा था, मैं देखता हूँ, शायद यार नहीं पूछा हुआ था, क्या क्वेश्चन पूछा था? ठीक है, सन डिजीज के, अच्छा इसके पहले क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था, किसने पूछा था भाई? अच्छा, प्रांजल ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर डॉटर कैरियर नॉर्मल मेल से करवा देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अगर डॉटर कैरियर है, मतलब ये वाली डॉटर, और इसकी शादी किसी नॉर्मल बंदे से करवा दिया है, तो डॉटर कैरियर है, ठीक है, और इसकी शादी नॉर्मल लड़के से करवा देते हैं, एक्स वाई, देखना किसी को बीमारी नहीं होगी। अब देखो, तो ये होगा एक्स एच और एक्स,
तो ये डॉटर कैसी होगी, ये भी डॉटर कैसी होगी, कैरियर। फिर से इसको क्रॉस करा देते हैं वाई से, एक्स वाई। सन कैसा होगा, नॉर्मल, एक्स एक्स, डॉटर नॉर्मल, एक्स वाई, सन नॉर्मल। दोनों सन नॉर्मल होंगे, एक 50% डॉटर नॉर्मल होगी और 50% डॉटर कैरियर होगी। यही मैं आपसे कह रहा था, कभी भी फादर से बीमारी अगली जनरेशन में नहीं जाती है। वो इसने लड़की को कैरियर बना दिया लेकिन इसने डिजीज किसी को दी नहीं। तभी मैं कह रहा था कि 99% जेनेटिकल डिजीज लड़कों को मां से आती हैं और जेनेटिकली 99% ही लड़के बीमार होते हैं। ठीक है, जेनेटिकल डिजीज 99% बच्चों में, लड़कों में आती है, सन्स में आती है, डॉटर में आने के चांसेस कम। क्यों, ये आपने देख लिया। क्लियर, आगे चलें भाई। प्रांजल क्लियर है ना? ठीक है, अब चलिए मैं आगे चलता हूं। अब देखो, ऐसे ही क्या है कि दूसरी जो एक और बीमारी है जेनेटिकल, उसको हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस भी एक ऐसी बीमारी है। कलर ब्लाइंडनेस में जिस बंदे को ये बीमारी होती है, जिस बंदे को बीमारी होती है उसे रेड और ग्रीन में ना डिफरेंस नहीं पता चलता। उसे रेड और ग्रीन में डिफरेंस नहीं पता चलता। वो ये नहीं बता पाएगा कि रेड वाला कौन सा और ग्रीन कौन सा है। ठीक है, ये लोग कलर ब्लाइंड। अयान एक्चुअली क्या है, जेनेटिकली अभी हम लोग डायबिटीज जब पढ़ेंगे तो मैं आप, अच्छा डायबिटीज तो हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो अयान क्या है ना कि डायबिटीज एक्चुअल में जेनेटिकली नहीं होती है। ठीक है, सही बात तो ये है, ये हार्ड एंड फास्ट जेनेटिकल रूल नहीं है, क्योंकि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है। डायबिटीज में ऐसा माना जाता है कि डायबिटीज जो इंसिपिडस होती है वो जेनेटिकल होती है। अब रीजन क्या होता है कि अगर फादर, पेरेंट का, फादर का जीन्स वीक है ना, तो बच्चे का भी जीन वीक होगा। तो सपोज दैट किसी बंदे के जो फादर को डायबिटीज थी, इसका मतलब उसमें इंसुलिन बनाने वाला जो उसका जीन था वो वीक था, इसकी वजह से उनको बीमारी थी। अब उसका बेटा हुआ, लेकिन उसका बेटा एथलीट है, तो उसको कभी भी डायबिटीज हो ही नहीं सकती, वो डायबिटिक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है, ये लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करती है। राइट, so that is not these do not hard and fast, they do not follow दिस काइंड ऑफ पेडिग्री। और वो ऑटोसोमल डिजीज है। एक और बात है आयान की, वो ऑटोसोमल डिजीज है, वो सेक्स लिंक्ड डिजीज नहीं है, क्योंकि उसका जो जीन होता है, डायबिटीज का जो जीन होता है, मतलब कि डायबिटिक का जीन मतलब जो हमारे पैंक्रियास से इंसुलिन बनाने वाला जो जीन होता है, वो हमारे ऑटोसोम में पाया जाता है, एक्स या वाई क्रोमोसोम में नहीं पाया जाता। ठीक है, अब देखो, जो कलर ब्लाइंडनेस होती है ये बिल्कुल हीमोफीलिया के जैसा ही पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ना, जो मैंने आपको अभी बना के बताया। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछा जाए और उसकी पेडिग्री पूछी जाए तो आपको ऐसे ही बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो ये आपके बोर्ड के लिए, एग्जाम्पल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यही दोनों डिजीज बोर्ड में पूछे जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं पेडिग्री के फॉर्म में। तो कलर ब्लाइंडनेस पे क्या होता है कि रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस नॉर्मली होती है। जो एब्स्ट्रैक्ट कलर ब्लाइंड होते हैं वो रेयर सिलेबस में नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट कलर ब्लाइंड वो लोग होते हैं जिनको कोई कलर नहीं दिखाई देता, ऑलमोस्ट दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती है। लेकिन ठीक है, अगर बात की जाए इसकी कलर ब्लाइंडनेस की, रेड एंड ग्रीन की, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। एक बात और आपको बताऊं, 99.9% लड़के ही कलर ब्लाइंड होते हैं। ठीक है, फिर वही बात, क्योंकि ये डिजीज मां से लड़कों में ही आती है। अब रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, ये भी कैसी जीन है, दिस इज सेक्स लिंक डिजीज। सेक्स लिंक डिजीज, ये भी सेक्स लिंक डिजीज है। किस वाले सेक्स क्रोमोसोम में, एक्स क्रोमोसोम में। ठीक है, इसमें भी वैसे ही सीन होता है। अब इसको हम एक्स सी और एक्स सी, ये फीमेल होगी है ना, और फीमेल कैसी होगी, डिजीज होगी। अगर एक एक्स क्रोमोसोम में जीन है, दूसरे में डिजीज का जीन नहीं है, ठीक है, तो जो दूसरा वाला होगा ये कैसा होगा, ये भी कैसी होगी, दैट विल बी फीमेल एंड दिस विल बी कैरियर। ठीक है, दूसरा, तीसरा क्या है, एक्स
और ये मेल एक्स और वाई, और एक्स सॉरी नॉट एच, दिस विल बी सी, एक्स सी और वाई, ये क्या होगा, दिस विल बी मेल एंड मेल विल बी डिजीज, है ना। तो बिल्कुल इसका भी देखो पैटर्न वैसे ही होगा जैसे कि हमने हीमोफीलिया वाला पढ़ा, इसमें भी एक क्रॉस देख लेते हैं और आपको पेडिग्री वैसी ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसमें क्रॉस मान लेते हैं कि एक मदर थी, वो कैरियर है, तो एक मदर है वो कैरियर है, इसकी मैरिज हो जाती है एक नॉर्मल मेल से, ठीक है, ठीक, तो ये मदर कैरियर है, एक्स सी और एक्स, नॉर्मल मेल है एक्स वाई, इसके 4 बच्चे हैं, एक्स सी और एक्स, है ना। तो देखिए ये लड़की कैसी हुई, ये लड़की कैरियर है ना, पहली डॉटर कैरियर हो गई, ठीक है। आप इसकी इसका क्रॉस कराते हैं वाई, इसे इस वाले एक्स का क्रॉस कराते हैं इस वाले एक्स से, तो एक्स और एक्स, ये लड़की कैसी है, ये डॉटर नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल है, मैं ऐसे लिख देता हूं, ये कैरियर है। अब आ जाते हैं इस वाले पे, इस एक्स क्रोमो सॉरी हमने क्या किया, हाँ इस वाले एक्स सी से कराया, अच्छा, और फिर एक्स 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 से कराया, ठीक है। अब हम करते हैं वाई का कराते हैं, वाई का कराते हैं एस एक्स सी से, तो एक्स सी और वाई, ये जो लड़का होगा ये कैसा होगा, डिजीज होगा। अब इस वाले एक्स का वाई से कराते हैं एक्स वाई, ये लड़का कैसा होगा, ये नॉर्मल होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका परिणाम क्या निकला, क्या रिजल्टेंट निकला, 50% डॉटर्स आर कैरियर, ठीक है। दूसरा क्या है, 50% डॉटर्स आर नॉर्मल, ठीक है। फिर क्या रिजल्टेंट निकला, 50% सन आर डिजीज्ड, ठीक है, 50% सन आर नॉर्मल। अब क्या है, इसमें जो डिजीज्ड सन है ना, अब यहां पे कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि द डिजीज सन गॉट मैरिड विद, ये कैसा करते हैं, अ डिजीज सन गॉट मैरिड विद अ कैरियर फीमेल, ये डिजीज सन है, इट गॉट, ये वाला है ना, इट गॉट मैरिड विद कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल। अब इसके बच्चे कैसे होंगे, इसके बच्चे देख लेते हैं, एक्स सी और एक्स सी, इसका इससे कराया, ठीक है। तो ये क्या हुई, दिस इज डॉटर, और ये डॉटर कैसी है, डिजीज। फिर एक्स सी और एक्स, दूसरी डॉटर कैसी होगी, कैरियर होगी। वाई का कराते हैं, वाई और एक्स सी, वाई और एक्स सी वाई, सन कैसा होगा, डिजीज होगा। एक्स और वाई, दूसरा वाला जो सन होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट हो पूछिए। नो डाउट सर। अच्छा, सबको समझ में आ गया, ठीक है, ग्रेट। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व कराया है, इसका क्वेश्चन क्वेश्चन हमेशा लिखिए इसमें। और क्या, जो सन का कराया है एक बार, हाँ ठीक है, बताता हूँ द्रक्षा। देखो मैंने बोला है द्रक्षा कि ये कहता है कि द डिजीज सन गॉट मैरिड विद अ कैरियर फीमेल, तो डिजीज सन, जो सन बीमार था, इसको बीमारी थी हीमोफीलिया, ये कलर ब्लाइंडनेस की, और इसकी कैरियर लड़की से शादी हो गई। अब देखो इस एक्ससी का हमने एक्सी से कराया, तो आया एक्सी एक्सी, मतलब ये जो लड़की होगी डिजीज होगी। फिर हमने इस एक्सी का इससे करवा दिया, नॉर्मल वाला एक्स से एक्सी एक्स,
दूसरी लड़की कैरियर हो गई। वाई का कह रहा है एक्सी से वाई एक्सी वाई, लड़का डिजीज कलर ब्लाइंड होगा, वाई और एक्स ये लड़का नॉर्मल होगा। ठीक है रक्षा? सर स्क्रीन बहुत ब्लर हो गई है। क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हो आयशा? स्क्रीन बहुत ब्लर हो गई है। इस स्क्रीन ब्लर हो रही है? यस सर ब्लर हो रही है सबको ब्लर हो रही है? अरे यार स्पीड तो मेरा इंटरनेट सही बता रहा है। यस सर। मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ। आई डोंट नो यार, स्पीड तो मेरी खतरनाक आ रही है, बढ़िया स्पीड आ रही है। अभी ब्लर हो तो मैं फिर से शेयर करूं? नहीं सर ब्लर है भाई? आवाज आ रही है साफ? सर फिर से ब्लर हो गई। पिक्चर ब्लर हो रही है? सही है सर। नहीं सर ब्लर ही है। ब्लरी है अभी भी? यस देखो दोबारा शेयर की मैंने, ब्लर आ रही है? यस सर। यस सर। अरे ये यार कुछ ये कैसे? ज्यादा ही हो गया सर। हम्म, कुछ जूम में प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि स्पीड मैंने चेक कर ली, इंटरनेट स्पीड तो यार अच्छी आ रही है। नहीं अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, नोट नहीं कर पा रहे हो ना ऐसा? नो सर। हाँ सर ये बोल्ड पेन से लिखिए, साइज बड़ा कर दीजिए पेन का। ऐसा आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे, थोड़ा तेज बोलो बेटा। सब बिल्कुल नहीं दिख रहा सर। बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही? नो सर। सर जैसे पिछली क्लास में हो गया था ना, इस तरीके से हो गया दोबारा से। अच्छा वेट करो जरा, मैं एक मिनट, मुझे एक मिनट फिर दो, फिर देखता हूँ मैं जरा व्हाट कैन आई डू। बोल्ड, अच्छा बोल्ड पेन से लिख दूँ? रुको आयशा एक मिनट जरा। अह, यार एक्चुअली क्या बोल्ड पेन से ये आ नहीं पाएगा इतने स्क्रीन में, देखो ना इतना सारा। सेव करता हूँ, रुको जरा स्क्रीन सेव कर लेता हूँ। सेव स्क्रीन। सर दोबारा एक बार कर देते सर। रुको 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 भाई। अच्छा इतना विजिबल है, लिखने लायक है तो लिख लो यार, अगर लिखने लायक हो तो लिख लो। अगर सर सब लोग नोट लास्ट कर लाइन सकते हो तो नहीं इसको दिख नोट रहा कर लो। सर। लास्ट लाइन मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट लाइन क्या है ना कि सर ये नहीं है, दिख रहा है सर। लास्ट लाइन में बोल्ड करके लिख देता हूँ। तो ये लास्ट वाला जो, हाँ हाँ सर एक्स सी के। एक्स सी और पहले एक्स सी वाई, तो उसके नीचे क्या लिखा हुआ सर? एक्स सी एक्स, हाँ सर। वही बोलो। मैं लास्ट वाला क्रॉस फिर से थोड़ा बोल्ड में लिख देता हूँ, लास्ट वाला क्रॉस में फिर से कर देता हूँ बोल्ड में, ये करूंगा। सर एक्स सी के नीचे क्या लिखा हुआ है सर? ये रुको ना मैं बताता रहा हूँ। सी। एक्स, रुको रुको रुको, एक्स सी वाई मैंने क्रॉस कराया, एक्स सी एक्स, और नीचे क्या होगा? अब देखो ना, इसको क्रॉस तो तुम भी करा सकते हो यार, अब तो क्रॉस खुद भी कराओ, खुद से कराओ। एक्स सी दिख रहा है? एक्स सी। दूसरे यस वाले का सर। क्या होगा? दूसरे वाले का होगा ये वाला, एक्स सी एक्स। दूसरा वाला क्या होगा?
एक्स सी और नॉर्मल वाला एक्स, फिर क्या होगा? एक्स। हाँ, एक्स सी और वाई। सर एक्स सी एक्स वाई, वाई वाई, हाँ, एक्स सी एक्स वाई, वही वाई। तो। एक्स सी एक्स वाई का होगा, एक्स सी वाई। और फिर आखिरी वाला क्या होगा? तो लास्ट एक्स वाई। लास्ट वाला सर, लास्ट वाला तो एक्स वाई होगा ना, नॉर्मल। एक्स वाई। हाँ, नॉर्मल। हाँ सर। ठीक है। तो उसके नीचे क्या लिखा हुआ सर? ये अब सेकंड क्या उसके लिखा नीचे हुआ है? नॉर्मल लिखा हो, उसके नीचे तो नॉर्मल एन बना दिया ना, नॉर्मल, ये बताने के लिए। इसके नीचे एन बना है, इसके नीचे डिजीज है तो डी बना है, ये कैरियर है तो सी बना है, ये डिजीज है डी बना है। इसका क्वेश्चन लिखो जल्दी से। ओके सर। ये क्वेश्चन जो मैंने बताया, केस लिखो, क्वेश्चन लिखो। अ कैरियर मदर got married with normal male. They have 2 sons and 2 daughters. The deceased son, full stop, the deceased son got married with carrier female. So married with Married with carrier female. What will be? कैरियर फीमेल सर। हाँ मेरे भाई, what will be genotype of their daughters? तो आंसर हमारा होगा 50% कैरियर। ठीक भाई, आगे चलें। यस सर। चलिए, अब हमें पढ़नी है डिजीज। वन लास्ट थिंग, दैट इज डिजीज, है ना। तो सबसे पहली हमारी डिजीज है हीमोफीलिया, जो मैं आपको बता चुका हूं, है ना। हीमोफीलिया बता चुका हूं, लिखवा भी चुका हूं। बोलो हाँ कि ना, जल्दी से बताओ। बोलो बोलो बोलो। हीमोफीलिया लिखा चुका हूं आयशा। डिफिनेशन नहीं लिखवाया सर इसका। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, लिखवाया नहीं लिखवाया। नो सर। तो चलिए नोट करिए। अच्छा नहीं लिखवाया, ठीक है, चलो नोट करो। हीमोफीलिया, तो पहले सबसे पहले डिजीज है ना। तो डिजीज में सबसे पहले डिजीज है, मैं जो एक बार स्क्रीन जरा फिर से शेयर करूं जिससे कि सबसे, तो डिजीज में हेडिंग डालेंगे और डिजीज हेडिंग में जो फर्स्ट डिजीज है, दिस फर्स्ट डिजीज इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया is also known as bleeders disease, is also known as bleeders disease. It was first reported by John Otto. It was first reported by John Otto in 1803.
ठीक है। Yes. नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस डिजीज patient bleed excessively. In this disease, पेशेंट के बाद bleed excessively या bleed in excess, bleed and blood clotting do not takes place. Blood clotting do not takes place. It is a, next point है, it is a sex linked, it is a sex linked recessive disease which is located on X chromosome. ठीक है। yes. अब देखो यहाँ पे मैं आपको एडिशनल एक पॉइंट बताता हूँ कि जिन लोगों को, हालांकि मैं जिन लोगों को 11th में मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया भी था कि जिन लोगों को ये बीमारी होती है उनकी बॉडी में फैक्टर 8 एक क्लॉटिंग एजेंट होता है, फैक्टर 8 ज्यादा 8 के, या फैक्टर 9 या फैक्टर 9 का फॉर्मेशन नहीं होता है, फॉर्मेशन डू नॉट टेक्स प्लेस। तो ब्लड क्लॉटिंग एक एजेंट होता है, फैक्टर 8 और फैक्टर 9, उनका फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, ठीक। और इसमें क्या है, तो ऑब्वियसली फैक्टर 8 और फैक्टर 9 के इसमें वो देने पड़ते हैं। एक पॉइंट इसमें और लिख लो, ये सबसे पहले जब पता चला ना तो क्वीन विक्टोरिया जो थी वो थी कैरियर, तो नोट करेंगे क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड, क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड was carrier and her son Leopold. Sir, England was carrier and her son Leopold was diseased and her son Leopold was diseased. तो लियोपोल्ड वो पहला आदमी था, विक्टोरिया का बेटा था जिसको बीमारी थी। अच्छा, क्वीन विक्टोरिया कैरियर थी तो उनकी जितनी लड़कियां थी वो सब कैरियर थी। उन्होंने अपनी एक लड़की की शादी की रशिया में, रशिया के राजघराने में, तो वो बीमारी वहां से इंग्लैंड से पहुंच गई रशिया के राजघराने में। दूसरा, उन्होंने अपनी लड़की की शादी की स्पेन के राजघराने में, तो बीमारी स्पेन के राजघराने में पहुंच गई, ठीक है। तो रशिया और स्पेन में भी बीमारी यहीं से फैली, क्वीन विक्टोरिया के खानदान से, ठीक है। तो ये थी हमारी ब्लीडर डिजीज, एग्जाम्पल हम लोग लिख चुके हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, दूसरी जो बीमारी है वो बीमारी है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, देखो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है इस बीमारी में, ये भी एक जेनेटिकल बीमारी है। जिस आदमी को ये बीमारी होगी नॉर्मली आपको समझ में नहीं आएगी। रीजन क्या होता है कि जो आरबीसी का शेप होता है
तो नॉर्मल आदमी में आरबीसी का शेप ऐसे रहेगा। जिस आदमी को बीमारी है उसका भी आरबीसी का शेप ऐसे ही रहेगा, डिस्क शेप। ये डिस्क शेप, ओवल शेप जो होता है, ये ऐसी बीमारी रहेगी। सॉरी, नॉर्मल आरबीसी का शेप ऐसे ही रहेगा। अब क्या होगा, जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, कब? एट डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। अगर इस आदमी को, नॉर्मली इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीमारी होने के बाद भी, एट डेफिशिएंसी ऑफ O2, जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उस समय ये जो सेल्स हैं इनका शेप चेंज होने लगेगा, और सेल का जो शेप हो जाएगा वो सिकल सेल्ड शेप हो जाएगा। इनका शेप इस तरह से हो जाएगा, सिकल सेल, है ना, ये सिकल शेप की हो जाएंगी, सिकल सेल। तो सिकल शेप सेल हो जाती हैं और सेल का शेप चेंज होने लगेगा, जिससे इस बंदे के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग जो कैपेसिटी है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो घट जाएगी, है ना। ये इस बीमारी का ड्रॉबैक है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है ना। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का सीक्वेंस, उसमें दिक्कत आती है। इस बीमारी में हीमोग्लोबिन, अभी स्क्रीन साफ दिख रही है कि अभी वैसी ब्लर दिख रही है? सही है सर। अभी सही है? हल्की ब्लर है सर, हल्की। सही है सर। अच्छा, तो अब देखिए, हीमोग्लोबिन का जो शेप होता है, अच्छा थोड़ी ब्लर है, हीमोग्लोबिन का जो शेप होता है, चलो मैं दूसरे हीमोग्लोबिन का शेप दूसरे वाले में दिखा देता हूं, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। हीमोग्लोबिन में एक बीटा चेन पाई जाती है ना, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। तो हीमोग्लोबिन हमको पता है दो चीजों से मिलकर बना है, प्रोटीन मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन, और दूसरा मिलकर बना है आयरन से, ठीक है, एफी मॉलिक्यूल से। अब जो हीमोग्लोबिन मतलब प्रोटीन क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें एक चेन पाई जाती है बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। तो बीटा पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है, ये जिस नॉर्मल बंदे के अंदर है ना, जो नॉर्मल आदमी होता है, उसमें क्या होता है कि ये बनी होती है 7 इसकी पॉलीपेप्टाइड एमिनो एसिड की। तो फर्स्ट वाला अमीनो एसिड नॉर्मल होता है, सेकंड भी नॉर्मल होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, this is fourth, and this is fifth, and this is sixth, and this is seventh। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे 6 नंबर पे ग्लूटामीन होता है ना, ग्लूटामीन होता है। अब यहाँ पे ग्लूटामीन की जगह, अब जो बंदा डिजीज होता है, ये तो नॉर्मल बंदे की पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। अब जो डिजीज जो बंदा होगा, उसमें क्या होगा, ये 6 पोजीशन पे ग्लूटामीन की जगह दूसरा एमिनो एसिड आ जाता है, उसको हम वैलिन कहते हैं। तो 6 पोजीशन पे वैलिन आ जाने की वजह से जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन श्रिंक हो जाती है, जिससे कि इसकी जो आरबीसी है उसका शेप चेंज हो जाता है। इस डिजीज में ऐसा होता है। आप समझ आया? क्लियर है? कोई डाउट? सबको? तो चलिए ये सीक्वेंस नोट कीजिए, नोट करेंगे। नहीं दिख रहा है सर। हाँ, क्या करो? स्क्रीन क्लियर नहीं है सर। स्क्रीन क्लियर नहीं है। अब देखो भाई, इसका एक ही तरीका है कि आप रुके रहो, मैं रिकनेक्ट करता हूँ फिर से एक बार, है ना, मैं रिकनेक्ट करता हूँ, आप लोग रुको। क्लियर है? हाँ, रक्षा को दिखाई दे रही भाई। किसको किसको नहीं क्लियर आ रही स्क्रीन, बताओ भाई। तो तुम्हारा इंटरनेट वीक होगा ना, इसलिए तुमको साफ नहीं दिखाई दे रहा। किसको किसको साफ नहीं दिख रही बताओ, सब लोग बताओ मुझे। प्रांजल, स्क्रीन दिख रही साफ? प्रांजल, आयशा, अयान, फाकिया, स्क्रीन साफ दिख रही नहीं दिख रही? सर साफ तो है, मगर बिल्कुल साफ नहीं है। देखो, किसी किसी को साफ है, किसी किसी को साफ नहीं है। इसका मतलब है कि आपका इंटरनेट वीक है। देखो, अगर सबको साफ नहीं है तो मेरा इंटरनेट वीक है, लेकिन मैंने स्पीड चेक कर ली।
मेरा नेट एकदम सही चल रहा है, मतलब वाईफाई मैंने इसमें 2 वाईफाई इसीलिए रखता हूँ। लुक, मैं एक बार फिर से रिकनेक्ट करता हूँ। अब मैं अपने एंड से, माइट भी जूम में भी दिक्कत कई बार हो जाती है, ठीक है, मैं फिर से एक बार रिकनेक्ट कर देता हूँ। जाओ, अभी क्लियर है? बताओ, मैंने वाईफाई भी स्विच कर दिया, क्लियर है? स्पीकर भी सही है। हाँ, स्क्रीन क्लियर है? नहीं, अब नहीं है? अब तो सर जल्दी बिल्कुल भी बताइए। नहीं दिख रहा। सर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा, स्क्रीन ही नहीं नजर आ रही? नहीं, लिखा हुआ नहीं नजर नहीं सर, आ रहा सर, एकदम बिल्कुल ब्लर भी। हो गया है। मतलब पहले तो यार, थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा था, अब तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। सर बिल्कुल सही नहीं आ रही है सर। कटी अभी कटी सी। अभी दिखा? अभी दिखा? बोलो भाई। नो सर। नो सर। मतलब दिख ही नहीं रही क्या स्क्रीन? नहीं हाँ, सर, स्क्रीन दिख रही है मगर बिल्कुल ब्लर दिख रही है। कुछ मतलब लेटर समझ में नहीं आ पा रहा है। अरे यार क्या करूं मैं, रुको। अच्छा, मैं फिर से लॉगिन करता हूँ, सुनो। मैं स्किप करके, है ना, मैं एक बार क्या करता हूँ कि मैं स्किप करता हूँ, लीव करता हूँ, फिर से रिटर्न करता हूँ। तुम लोग भाग नहीं जाना, ठीक है? हाँ वेट, जी, ओके सर। यस सर। मैं लीव करके फिर से रिज्वाइन करता हूँ। वेट। अभी लिखता हूँ, बताना। तो हीमोग्लोबिन अभी दिख रहा है ये? सही है सर। हाँ सर। हीमोग्लोबिन, इट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन प्लस Fe, आयरन। जो इसकी प्रोटीन वाला पार्ट है, इट हैव अल्फा एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। अब देखो होता क्या है, जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये नॉर्मल किसी बंदे में, अब नॉर्मल वाले बंदे में भी, अब ये जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है बनी किस चीज की? तो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन जो मिलकर बनी है, ये 6 एमिनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड चेन एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। तो 6 एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। हाँ, सिकल सेल में लिखना है, हाँ जिशान भाई, सिकल सेल में लिखना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये उस बंदे की पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें कि, है ना, ये नॉर्मल आदमी की पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसको बीमारी नहीं है ना। अब उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7। तो किसी भी नॉर्मल बंदे की जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इस 6 वाली पोजीशन में ग्लूटामीन होता है। 6 वाली पोजीशन में ग्लूटामीन होती है, ठीक है? अब क्या होता है, जब किसी बंदे को डिजीज हो जाती है, अगर उस बंदे के अंदर
हीमोफीलिया की डिजीज का जीन है ना। डिजीज वाले बंदे में ये जो सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस चेंज हो जाता है। अब ये सीक्वेंस कैसे चेंज होता है? बाकी तो सब नॉर्मल होता है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स वन एंड सेवन। अब इसमें जो ये 6 वाला ये है इसका, तो 6 में ग्लूटामिन की जगह वैलिन आ जाता है 6 पोजीशन पे, जिसकी वजह से होता क्या है कि 6 वाले में ग्लूटामिन की जगह वैलिन आ जाने की वजह से, है ना, इस आदमी को ये बीमारी हो जाती है, हीमोफीलिया की बीमारी हो जाती है। ठीक है, सॉरी, सिकल सेल एनीमिया की ये बीमारी हो जाती है। ठीक, अब क्लियर है? यस सर। तो नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। सर वेलिन आता कहाँ से है? वेलिन एक्चुअली क्या होता है कि जो इसका जो जीन होता है ना, तो ग्लूटामिन को कोड करने वाला एक जीन होता है ना। तो ग्लूटामिन को जो कोड करता है वो होता है GAG जीन जो होता है, कोडॉन जो होता है। तो इसका कोडॉन जो होता है वो GAG होता है, GAG कोडॉन। अभी हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कोडॉन्स क्या होते हैं। तो जीन्स में कोडॉन पाया जाता है, तीन ये नाइट्रोजनस बेस के जो सीक्वेंस होते हैं वो मिलके एक कोडॉन बनाते हैं, और हर कोडॉन एक एमिनो एसिड को कोड करता है। तो यहाँ पर कायदे से GAG होना चाहिए, लेकिन जिस आदमी को बीमारी होती है उसके अंदर GAG नहीं आता, उसके अंदर जो जीन होता है वो GTG आ जाता है, GTG। तो उसके नाइट्रोजन बेस में एक यहाँ की जगह, यहाँ पे एक ही जगह T आ जाता है नाइट्रोजन बेस में, जिसकी वजह से डिजीज हो जाती है। तो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो जाता है। ठीक, ओके सर। मतलब डिफेक्टेड एमिनो एसिड जुड़ जाता है, ये डिफेक्ट है। चलिए नोट कीजिए, दिस इज, पहली बात बता दें, ये सेक्स लिंक्ड डिजीज है कि नहीं है? सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया सेक्स लिंक्ड डिजीज नहीं है, नोट करेंगे। इट इज autosomal, it is autosomal disease which is hereditary and widely found in, सर हेरिडिटरी के बाद भैया थोड़ा तुम स्पीड से लिखो वरना ऐसे सिलेबस स्लो ही चलेगा, एक लाइन बार बार नहीं पूछो, ध्यान सुनो। इट इज, फिर से मैं बोलता हूं, सिकल सेल एनीमिया इज ऑटोसोमल। हाँ रेयान बिल्कुल सही है, जब ऑक्सीजन नॉर्मल हो जाएगी तो शरीर फिर से वापस अपने शेप में आ जाएगी। इट इज ऑटोसोमल हेरिडिटरी डिजीज, autosomal hereditary disease which is widely found in American and African blacks, which is widely found in American and African black। इसमें कैरियर नहीं होगा, रेसेसिव नहीं है ये, ठीक है, इसलिए इसमें कैरियर नहीं होगा, कैरियर सिर्फ रेसेसिव वाले केस में होगा। सर फाउंड इन क्या बताया? in this disease at deficiency of oxygen, shape of RBC become sickle shaped at deficiency of oxygen, shape of RBC become sickle shaped
full stop. Hemoglobin have polypeptide chain. Hemoglobin have the polypeptide chain in diseased person gene code for valine, gene code for valine in place of gene code for valine in case of glutamic acid, glutamic जिसको बोलते हैं glutamic acid, full stop. एक चीज और लिखना, कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड at sixth position of beta polypeptide ठीक है. The disease is अभी क्या पूछा हुआ था. The disease is having homozygous condition. The diseased person having homozygous, इसको ऐसे लिखेंगे HBS homozygous condition. तो इसका ये मतलब हुआ. अब आयशा आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं. आयशा ने क्या क्वेश्चन पूछा? आयशा ने क्वेश्चन पूछा इसके कैरियर का पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर कैसा होगा. अच्छा देखो ऐसा, इसमें क्या होगा, अगर बंदे का, ये तो सेक्स लिंक हो गया, अगर किसी बंदे में ये कंडीशन है HBS और HBS तो वो बंदा नॉर्मल होगा, है ना. मतलब उसकी जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होगी वो नॉर्मल होगी. ठीक है, मतलब इसमें कैरियर वाला कोई सीन नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि ये तो खैर बिल्कुल बात सही है कि ये अगले जनरेशन में जीन ले आएगा, इसको हम कैरियर तो कहेंगे, लेकिन कैरियर के अंदर ऐसा कोई जीनोटाइप नहीं मौजूद होगा जो कि बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में कोई फर्क डाल सके. उसका जो सीक्वेंस होगा वो ऊपर वाले का ही होगा. कैरियर का सीक्वेंस नॉर्मल ही होगा. कैरियर और नॉर्मल के बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, एक और नोट करेंगे, नीचे लिखो नोट. नीट का क्वेश्चन है. नोट अबाउट हाफ ऑफ इंडिविजुअल, अबाउट ये 50% इंडिविजुअल who are affected, 50% individual who are affected die at the age of 20. 20 साल की उम्र में मर जाते हैं. ये नीट का क्वेश्चन है. कई बार पूछा था डिजीज में विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग. नेक्स्ट, फेनिलक्यूटिनेरिया. लुको जीशान भाई, about 50% of individual die at the age of 20.
who are infected with this disease, who are infected with this disease. नोट कीजिए, फेनिलक्यूटिनेरिया कौन सी डिजीज? अरे यही जो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे इसकी सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहे हैं हम लोग, उसी में नोट लिखवाया था ना। अच्छा, अब नेक्स्ट डिजीज लिखो, थर्ड डिजीज, दैट इज फेनिलकेटोनेरिया, PHENYL, फेनिलक्यूटिनेरिया, KETONURIA, केटोनेरिया, फेनिलक्यूटिनेरिया, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PKU, ठीक है, डिजीज। अब देखो इसमें होता क्या है, ठीक है, इस बंदे के अंदर एक एंजाइम मिसिंग होता है, जिसको ये बीमारी होगी, दिस पर्सन विल लैक अ एंजाइम, और वो कौन सा एंजाइम है? फेनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, फेनिलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। जिस बंदे को ये बीमारी होगी, द पर्सन विल लैक विद फेनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अब ये फेनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज करता क्या है, ये इसका फंक्शन क्या है? अब देखो इसका काम क्या है। फेनिलएलेनिन काम क्या करता है? ये फेनिलएलेनिन खुद में एक एमिनो एसिड है, ये फेनिलएलानिन, फेनिलएलानिन को कन्वर्ट करता है किसमें? टायरोसिन में। फेनिलएलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने का काम करता है ये एंजाइम, ठीक है। जब ये एंजाइम मिसिंग होगा तो फेनिलएलानिन टायरोसिन में नहीं इकट्ठा कन्वर्ट नहीं होगा, तो उस बंदे के शरीर में फेनिलएलानिन इकट्ठा होता रहेगा। फेनिलएलानिन क्या करता है? तो यूरिन के थ्रू बाहर आता है, और खास बात क्या होती है, जब बॉडी में ज्यादा इकट्ठा होने लगता है तो मेटाबॉलिक चेंज आने लगते हैं, जिससे कि उस बंदे का जो ब्रेन होता है वो डैमेज हो जाता है फेनिलएलानिन के एक्यूमुलेट हो जाने। ये बीमारी है, समझ आया? नोट करेंगे। दिस डिजीज causes extreme mental retardation. This disease causes extreme mental retardation, extreme mental retardation in children, extreme mental retardation in children, and hypopigmentation इसके बाद भैया रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन के बाद extreme mental retardation in children and hypopigmentation of skin, मतलब सफेद सफेद दाग हो जाएंगे बंदे के शरीर में, ये इसके सिम्टम हैं। इन यूनाइटेड स्टेट इट अकर्स, हाँ क्या कह रहे हो यार ईशान? सर नेक्स्ट पॉइंट है ये। हाँ मेरे भाई नेक्स्ट पॉइंट है। तुम यार लिखते क्यों नहीं? बाकी सबको समझ में आता है, तुम्हें यार तुम मतलब बार बार क्यों पूछते हो यार? ध्यान से सुना करो।
नेक्स्ट पॉइंट है इन यूनाइटेड स्टेट one person, one birth out of 10,000 birth. One person out of 10,000 got affected with this disease. मतलब कि अगर अमेरिका में 10,000 बर्थ हुई हैं तो उसमें से एक बच्चे को ये बीमारी तय है होगी। ये फ्रीक्वेंसी है यूनाइटेड स्टेट में। यूएस में आउट ऑफ 10,000 बर्थ अ पर्सन विल बी अफेक्टेड बाय दिस डिजीज। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस डिजीज phenylalanine do not changes into tyrosine. Phenylalanine do not changes into tyrosine, due to which it accumulate in body. Full stop. Phenylalanine comes out through urine. Phenylalanine comes out through urine and it damages nervous system and it damages nervous system of diseased person. ठीक है। तो ये थी भाई हमारी डिजीज कौन सी, फेनिलकेटोनुरिया। अब ये वो डिजीज है जो हमने जो पढ़ी, ये मतलब जीन्स में म्यूटेशन की वजह से होती हैं, है ना, ठीक है। और ये जितने डिजीज थी ये मेंडेलियन डिसऑर्डर थी, मतलब ये मेंडल के लॉ को फॉलो करती हैं जितनी डिजीज हमने पढ़ी, तीनों डिजीज, है ना। अब नेक्स्ट डालेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। हाँ बेटा, आवाज नहीं आई मुझे, आयशा तेज बोलो, से अगेन। एक रह गई, कौन सी रह गई रेयान? फेनिलकेटोनुरिया तो करवा दी मैंने, और सिकल सेल भी करवा दी, और हीमोफीलिया भी करा दी। कौन सी रह गई रेयान मेंडेलियन में? थैलेसीमिया है क्या इसमें? एनसीईआरटी में देखा था, दिया नहीं। थैलेसीमिया मेंडेलियन डिसऑर्डर फॉलो नहीं करती है रेहान, मुझे लगता है, आई डोंट थिंक सो। इसमें है, एनसीईआरटी में है। थैलेसीमिया डिजीज तो होती है लेकिन ये मेंडेलियन डिसऑर्डर फॉलो नहीं करती है। अल्केप्टोन्यूरिया फॉलो करती है, एल्केप्टॉन्स होते हैं। रेयान, थैलेसीमिया इज नॉट मेंडेलियन डिसऑर्डर। बुक में है, कहां पर है यार? मैं मेरे पास आई हैव एनसीईआरटी में, इसलिए चेक करता रहता हूँ कुछ रह ना जाए। आई डोंट थिंक सो फॉलो मेंडेलियन डिसऑर्डर। फेनिलकेटोनुरिया है।
बुक में है पेज नंबर 89, पेज नंबर 90। हीमोफीलिया, सिकल सेल। पेज नंबर 91। लेट मी चेक इट। अच्छा, मुझे लगता है नई वाली एनसीईआरटी में ऐड कर दिया होगा, मेरी भी एनसीईआरटी पुरानी है ना, है तो नहीं, मेरी वाली एनसीईआरटी में तो नहीं है। ठीक है, चलो मैं लिखवा देता हूँ, है ना। थैलेसीमिया होती क्या है, मेरी वाली एनसीईआरटी में नहीं है। पेज नंबर 91 में तो इसमें वो दिया है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दे रखे हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, पॉलीपेप्टाइड, कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया, फेनिलक्यूटिनेरिया, अल्केप्टोन्यूरिया, हीमोफीलिया भी है। कोई नहीं, मैं लिखवा देता हूँ, थैलेसीमिया आप लिख लो, है ना, थैलेसीमिया लिखो। देखो थैलेसीमिया में क्या होता है, बता सकते हो क्या होता है थैलेसीमिया में? बोलो भाई। नोट करेंगे। इट इज ऑल्सो inherited, it is also a hereditary disease in which ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, देखो इसमें और इसमें ये क्या नाम है, पीकेयू में थोड़ा फर्क है। उसमें क्या है कि फेनिलक्यूटिनेरिया में ये बीटा चेन होती है, इस वाले में क्या होता है कि बीटा चेन नहीं होती, अल्फा चेन होती है। और इसमें सिर्फ ये होता है कि ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन की, वो सिर्फ कम हो जाती है, और कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, नोट करेंगे। इन थैलेसीमिया the oxygen carrying capacity of RBC decreases. Oxygen carrying capacity of RBC decreases. Next point, hemoglobin protein of RBC is defected. In mild thalassemia, treatment is not required. But in acute thalassemia, हाँ क्या रह गया भाई, रिपीट कर दूं फिर से? हाँ सर। In mild thalassemia, treatment is not required, but in acute thalassemia, blood transfusion is required. It may be of two types.
फर्स्ट अल्फा थैलेसीमिया, सेकंड बीटा थैलेसीमिया। सॉरी, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। अल्फा THALASEMIA थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। अब देखो सिंपली मैंने बताया था पहले, उसमें भी जो आपको सिकल सेल एनीमिया पढ़ाया था, इसमें क्या होगा, जो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन है वो डिफेक्टेड होगी, और इसमें क्या होगा, जो बीटा चेन है वो डिफेक्टेड होगी। यही दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर। तो बंदे में